गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया हैं, खुश हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे होंगे आज डे 5 है आपके कॉमन एरर्स का। इससे पहले के जो डे 4 हैं वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। 4 दिन हम कॉमन एरर सॉल्व कर चुके हैं। वो आपको CL करियर अकेडमी का जो है हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, टेलीग्राम ग्रुप है, आपको इसकी पूरी डिटेल्स वहाँ मिल जाएंगी। अगर देखेंगे तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाना होगा। इंग्लिश की प्लेलिस्ट में आपको पहले के 4 दिन के कॉमन एरर की वीडियोस मिल जाएंगी। तो गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत कीजिए, प्लीज़ जल्दी कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको मिलने वाला है बहुत बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे कंप्यूटर्स हो, कोई भी सब्जेक्ट आपका, कोई भी टॉपिक इवन आपका क्यों ना हो, सबकी डिटेल्ड स्टडी आपको करवाई जाती है हमारे यूट्यूब चैनल CL करियर अकेडमी पे। तो गाइस, बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का डे 5 है, जैसे कि मैंने आपको लोगों को बताया है। इससे पहले ऑलरेडी 4 डे में करवा चुकी हूँ। वो आपको कहाँ मिलेंगे? हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो इंग्लिश की प्लेलिस्ट में आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो गाइज, ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। बताइए इसमें क्या एरर हो सकता है। मैं आप लोगों के लिए रीड आउट कर देती हूँ। द सुपरवाइजर नोटिस्ड दैट one of the employees were involved in unfair activities outside the office। इसका मतलब ये है गाइस, जो सुपरवाइजर था उसने ये नोटिस किया कि सभी एम्प्लॉयज़ में से कोई एक इन्वॉल्व था किसमें? अनफेयर एक्टिविटीज़, गलत एक्टिविटीज़ में ऑफिस के बाहर। तो सोचिए और बताइए कि क्या एरर हो सकता है। कमेंट कीजिए कि क्या एरर आपको लग रहा है, जल्दी से बताइए। ध्यान से देखिए सेंटेंस को। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट का है तो इसमें नोटिस्ड आया है वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर आया है, ठीक है। पास्ट का सेंटेंस है तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि वर्ब तो पास्ट की ही आएगी। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझाती हूँ। वन ऑफ द boys are ready। One of the boys are ready। लड़कों में से एक तैयार है, ये इसका हिंदी मीनिंग बना। अब आप बताइए इज आएगा या आर? जाहिर सी बात है, सब लोग क्या बोल रहे हैं? इज ही आएगा। लड़कों में से कोई एक तैयार है। ठीक उसी तरीके से वन ऑफ द एम्प्लॉयज वर, एम्प्लॉयज में से कोई एक इन्वॉल्व था ना, वर तो नहीं आएगा। इन्वॉल्व होने का काम कितने लोगों ने किया? बस एक ने किया। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी हमारी? जाहिर सी बात है सिंगुलर। तो वर को हटा करके हम यहाँ पर क्या कर देंगे? वॉज कर देंगे, ठीक है जी। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, ये था आपका पहला एरर। क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक की बात करता है, तो जो आपकी वर्ब होगी वो भी कैसी होगी? सिंगुलर। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। लेट मी रीड इट आउट फॉर यू। वी हैव बीन ट्राइंग, हम ट्राई कर रहे हैं, टू इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब होता है खत्म कर देना, खत्म करने की किसको? पॉवर्टी को। बट आवर एफर्ट्स हैव गॉट ओनली लिमिटेड सक्सेस। इसका मतलब है कि हम ट्राई कर रहे हैं कि पॉवर्टी खत्म हो जाए, जड़ से खत्म हो जाए, लेकिन हमारे प्रयास, एफर्ट्स का मतलब हमारे जो प्रयास हैं उन्हें कुछ ही सक्सेस मिली है, उन्हें थोड़ी ही सफलता मिल पाई है। देखिए और बताइए कि क्या एरर हो सकता है। बहुत अच्छा, शांत दिमाग से सोचिए कहाँ आपको एरर लग रहा है। देखिए भाई, हम ट्राई कर रहे हैं, मतलब ये जो सेंटेंस है पास्ट, मतलब ये जो कोशिश जारी है पॉवर्टी को ख़त्म करने की, वो पास्ट से जारी है और अभी तक कंटिन्यू है। ये चीज़ हमने कल के सेशन में भी पढ़ी थी कि ये सेंटेंसेस कैसे सेंटेंसेस होते हैं,
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जब कोई भी चीज़ पास्ट के समय से शुरू होती है और अभी तक कंटिन्यू है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हैव प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ये कॉन्सेप्ट तो सही है। टू के साथ क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी सही है। आर एफर्ट्स, एक से ज़्यादा की बात हो रही तो हैव आया है, ये भी सही है। ओनली लिमिटेड सक्सेस, ये भी सही है। तो गाइस दैट इज अ गूगली क्वेश्चन। ये कैसे क्वेश्चन है, एक गूगली क्वेश्चन है, इसमें आपका क्या है, नो एरर है। बिल्कुल गाइस, नो एरर भी आ सकता है आपके पेपर में और काफ़ी आता भी है, और मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ कि नो एरर एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बन जाता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते कि इसमें एरर है कि नहीं है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। इसको पढ़िए, देखिए और बताइए कि यहाँ क्या एरर हो सकता है। अच्छा, आप में से जिस लोगों ने अभी तक भी सेशन को शेयर नहीं किया है, फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, हर जगह फटाफट से शेयर कर दीजिए। देखिए भाई, इट इज़ अ मिस्ट्री। मिस्ट्री का मतलब क्या होता है, सीक्रेट, राज। ये एक सीक्रेट है। हाउ सम पीपल, कि कैसे कुछ लोग कैन फोरटेल फ्यूचर इवेंट्स, जो फ्यूचर की बातें होती हैं उनको बता देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप के आधार पर कितनी अजीब बात है कि कुछ लोग जो फ्यूचर में होने वाला है वो बता देते हैं। देखिए क्या आपको एरर लग रहा है, जल्दी से अपने रिस्पॉन्स दीजिए। ए बी सी डी या नो एरर। बहुत बढ़िया, क्या रिस्पॉन्स लग रहे हैं आपको, बताइए। देखो, हेजिटेट मत करो, जो भी तुमको आंसर लगता है वो आंसर दो। गलत होगा तो हम सही कर देंगे, सही होगा तो आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा। देखिए देखिए गाइस, यहाँ पर एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है। फोरटेल का मतलब होता है टू टेल अबाउट फ्यूचर इवेंट्स। ठीक है, फोरटेल का मतलब ही क्या होता है, फ्यूचर की जो बातें हैं उनके बारे में बताना। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर और H2O, बोथ आर सेम थिंग, राइट, बोथ आर सेम थिंग। तो दोनों को मैं इकट्ठा थोड़ा ना लिखूंगी कि वाटर H2O इज प्योर या तो वाटर इज प्योर, समझ रहे हो। तो दोनों का मीनिंग तो सेम ही है, तो हमें तो एक ही चीज़ यूज़ करनी है। ऐसे ही फोरटेल का मतलब ही क्या है, फ्यूचर के बारे में बता देना। और फोरटेल के साथ इसने फ्यूचर इवेंट भी लगा दिया। फोरटेल के मीनिंग में ही क्या आ रहा है, फ्यूचर इवेंट्स आ रहा है, तो इसने क्या कर दिया, इसने डबल डबल चीज़ों को लिख दिया। तो फोरटेल के साथ ना तो फ्यूचर आएगा ना इवेंट्स आएगा। इसका रीज़न सिर्फ इतना सा ही है कि फोरटेल का मतलब ही है फ्यूचर की बातें बताना। समझ गए होंगे आप। जब फोरटेल के मीनिंग में ही फ्यूचर इवेंट्स आ गया तो वापस से फ्यूचर इवेंट्स लिखने की नीड नहीं है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छी चीज़ है। चलिए गाइस, पहले ये बताओ कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या। अगर आपको यहाँ तक का सेशन, यहाँ तक के क्वेश्चन क्लियर हुए हैं तो जल्दी से मुझे थम्स अप देके बताइए कि आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो रही हैं, समझ आ रही हैं। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Here is the next question on your screen. How well a person completes his own assignments depend upon his skill. एक पर्सन कितने अच्छे से अपना असाइनमेंट पूरा करता है ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है उसकी स्किल पर, उसकी कुशलता पर। तो बताइए ए, बी, सी या डी में से क्या एरर हो सकता है। कुछ लोगों को लग रहा है कि डी में एरर है। ओके, अच्छा, अपॉन की जगह कुछ लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर ऑन कर दिया जाए। कुछ को क्या लग रहा है कि ऑन कर दिया जाए। बट एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ गाइस, डिपेंड के साथ अपॉन बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है।
बताइए क्या एरर लग रहा है? हाउ वेल का मतलब होता है कितने अच्छे से, हाउ का मतलब तो कैसे, हाउ वेल का मतलब होता है कितने अच्छे से। देखिए भाई, यहाँ पर आपको एक हिंट दे देती हूँ, यहाँ पर जो एरर है वो एरर किस चीज़ का है? वो है सब्जेक्ट और वर्ब का एरर है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब कैसी? सिंगुलर। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी कैसी? प्लूरल। ठीक है जी। अब एक पर्सन अपना असाइनमेंट कितने अच्छे से कंप्लीट करता है, यहाँ पर बात हो रही है एक पर्सन के असाइनमेंट कंप्लीट करने की। सिंगल चीज़ की बात हो रही है ना, सिंगल चीज़ की बात हो रही है, मतलब सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। तो डिपेंड नहीं होगा। एक चीज़ और बताती हूँ, वर्ब की जितनी भी फर्स्ट फॉर्म होती हैं, जैसे गो, प्ले, रन, जितनी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना गाइस, सारी की सारी किस कैटेगरी में डाली जाती हैं? सारी की सारी प्लूरल वर्ब की कैटेगरी में डाली जाती हैं। लेकिन जैसे ही हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस को ऐड कर देते हैं, जैसे कि गोज, प्लेज, रन्स, उसी वक्त ये कौन सी कैटेगरी में शिफ्ट हो जाती हैं? उसी वक्त ये सिंगुलर वर्ब की कैटेगरी में शिफ्ट हो जाती हैं। तो जितनी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो प्लूरल, और अगर आपको उनको सिंगुलर बनाना है तो क्या करना है? बहुत सिंपल सी चीज़, या तो उसमें एस ऐड कर दो या ई एस ऐड कर दो। ऐसे ही डिपेंड क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये क्या है? प्लूरल है, हमें कैसी चाहिए? सिंगुलर। तो व्हाट वी हैव टू डू इज़ वेरी सिंपल, डिपेंड के साथ हमें क्या लगा देना है? एक एस लगा देना है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। यहाँ बात एक ही चीज़ की हो रही है ना, कि एक पर्सन कैसे अपना असाइनमेंट कंप्लीट करता है, एक ही चीज़ की, एक ही कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, तो मतलब चीज़ें सिंगुलर में जा रही हैं, तो वर्ब भी कैसी जाएगी? सिंगुलर में ही जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको ये लेना है तो, इस वाले पोर्शन के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलिए, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स। ही इज सो लेजी, वो इतना आलसी है, दैट ही टेक्स लार्ज नंबर ऑफ टाइम टू कंप्लीट सच ए स्मॉल पीस ऑफ वर्क। वो इतना आलसी है कि इतने छोटे से काम को करने के लिए वो बहुत सारा टाइम ले लेता है। बताइए, यहाँ एरर आप लोग बहुत इजीली पकड़ लेंगे अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो। वेरी नाइस। बी में एरर, सी में एरर, वेरी नाइस। बिल्कुल जी, रिस्पॉन्स देते रहिए। सी में लग रहा है काफ़ी लोगों को एरर, काफ़ी लोगों को बी में लग रहा है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। देखिए भाई, सबसे पहली बात तो ही सिंगुलर, तो वर्ब कैसी? सिंगुलर, नो मिस्टेक। उसके बाद ही सब्जेक्ट सिंगुलर, तो यहाँ पर जो दूसरी वर्ब आई फिर से ही, और फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस अभी सीख करके आए हैं। ये सब्जेक्ट सिंगुलर, तो ये भी वर्ब कैसी? सिंगुलर। तो ना तो ए पार्ट में कोई मिस्टेक है ना बी पार्ट में कोई मिस्टेक है। मिस्टेक कहाँ है? सी में। देखो भाई, नंबर का मतलब क्या होता है? संख्या, जिसको गिना जा सकता है। नंबर उन्हीं वर्ड्स के साथ लगाओगे, जैसे नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ क्लासेस। लेकिन जिन चीज़ों को आप गिन नहीं सकते, फॉर एग्जाम्पल टाइम, क्या टाइम को गिन सकते हो? बताओ। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे मैम गिन सकते हैं कि मेरी क्लास 2 घंटे की थी। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आपने क्लास गिनी, आपने 2 घंटे की, आपने क्या गिना? आपने घंटे गिने, आपने आवर्स गिने, आपने टाइम नहीं गिना। आप ऐसे नहीं बोलोगे ना मेरे पास 2 टाइम है, मेरे पास 3 टाइम है, मतलब आप टाइम को काउंट नहीं कर सकते। और जिस चीज़ को आप काउंट ही नहीं कर सकते उसके साथ नंबर कैसे लगा दोगे? नंबर का मतलब संख्या, कितनी संख्या है? 2, 4, 5, 10, इस टाइप से। तो इसके साथ आपकी जो दिक्कत है वो नंबर वर्ड में है। और बहुत सारे टाइम के लिए हम क्या लगाएंगे?
यहाँ से लार्ज हटेगा, नंबर हटेगा और लग जाएगा लॉट। अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारा टाइम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं वापस बता देती हूँ, नंबर का मतलब होता है संख्या, कितने नंबर आए, कितने नंबर ऑफ बॉयज़ हैं, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ आवर्स आपने पढ़ाई की। तो नंबर उन शब्दों के साथ लगाया जाता है जिसको आप गिन सकते हैं, और टाइम को तो आप गिन नहीं सकते ना, तो इसके साथ नंबर तो आ नहीं सकता। तो लार्ज नंबर की जगह पे क्या आएगा, ए लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारा समय। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट इज योर 6th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। प्लीज बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर देंगे। इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। शी हैड ऑफर्ड a temporary assignment, but she turned it down, saying that she would accept only a permanent one. उसे ऑफर किया गया, क्या ऑफर किया गया, एक टेम्पररी असाइनमेंट, लेकिन उसने उसको टर्न डाउन कर दिया। मैं एक चीज बताती हूँ, टर्न डाउन, टर्न डाउन क्या है, टर्न डाउन इज अ फ्रेजल वर्ब। टर्न डाउन का मतलब होता है टू रिजेक्ट एन ऑफर, एक ऑफर को रिजेक्ट कर देना, एक प्रपोजल को, एक प्रस्ताव को रिजेक्ट कर देना। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मैंने FB पर उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को टर्न डाउन कर दिया, मतलब मैंने रिजेक्ट कर दिया। बहुत बढ़िया। तो टर्न डाउन का मतलब क्या होता है, रिजेक्ट कर देना। उसे ऑफर किया गया था एक टेम्पररी असाइनमेंट, लेकिन उसने ये कहकर उसे रिजेक्ट कर दिया कि मुझे तो भाई एक परमानेंट ही चाहिए, टेम्पररी असाइनमेंट नहीं चाहिए। बताइए क्या गलती लगती है। आप चाहें तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि टर्न डाउन का जो मतलब होता है वो क्या होता है, फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है ऑफर को रिजेक्ट कर देना। डी में एरर, ए में एरर। ओके, आपके रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि क्या एरर हो सकता है। देखिए भाई, यहाँ पर एरर है पैसिव वॉइस का। एक तो मैं कहूँ राहुल राइट्स अ लेटर, राहुल ने एक लेटर लिखा, मतलब सब्जेक्ट राहुल है और सब्जेक्ट ने एक काम किया, राइट। बट अगर मैं बोलूं ए लेटर इज रिटर्न बाय राहुल, एक लेटर राहुल के द्वारा लिखा गया। यहाँ ये बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट के द्वारा काम किया गया था, सब्जेक्ट पैसिव में काम कर रहा है। यहाँ सारा फर्स्ट सेंटेंस में अगर देखें तो सारा रोल को किसका था, राहुल का। सेकंड में सारा रोल किसका है, लेटर का, ठीक है। अब इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़े, उसे ऑफर किया गया था, मतलब काम किसी दूसरे के द्वारा किया गया था। तो यहाँ हैड नहीं होगा, यहाँ होगा शी हैड बीन ऑफर्ड। क्यों होगा, क्योंकि ये जो आपका पोर्शन है सेंटेंस का, ये किस में है आपका, ये आपका पैसिव वॉइस में है। और पैसिव वॉइस के अगर सेंटेंसेस आपको हैड के साथ जोड़ करके लिखने होते हैं तो वहाँ आपको हैड के साथ बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यहाँ लगी ही हुई है, बस ऐड क्या कर देना है, बीन। मैं वापस बताती हूँ, एक तो मैं कहूँ उसने ऑफर किया, तो ऑफर करने का काम किसने किया, उसने, शी ने किया, ठीक है। तब तो सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, तब तो क्या होता, एक्टिव होता। बट अब मैं बोल रही हूँ उसे किसी और ने ऑफर किया था, उसे ऑफर किया गया था किसी के द्वारा, मतलब सेंटेंस अब किस में है, पैसिव में है। और पैसिव में हैड के साथ क्या लगता है, बीन लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में था और इसका जो आंसर है, इसका जो एरर है वो किस में है, पार्ट ए में है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो फटाफट से मुझे थम्स अप दे के बताएं कि मैम यहाँ तक का बिल्कुल बढ़िया समझ में आया, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल क्लियर है। और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दो। बहुत बढ़िया।
थैंक यू गाइस। तो चलिए इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर वी गो। कॉमन एरर डे 5 का आपका, अच्छा एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये कॉमन एरर्स होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, प्रिंटिंग भी क्या टाइपिंग मिस्टेक हो गई आई वुड से। तो देखिए दीज डेज अशोक अलोंग, अलोंग यहाँ पर विद आएगा, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इट्स ओके, होता रहता है। These days Ashok along with his friends doesn't go to a walk in the morning. इन दिनों अशोक अपने दोस्तों के साथ सुबह में वॉक के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जाता। बताइए आपके हिसाब से ए बी सी डी या ई में से क्या एरर होना चाहिए? बताइए क्या एरर होना चाहिए? ओके, जैसा कि मैं रिस्पॉन्स देख रही हूँ काफ़ी सारे लोगों को इसमें नो एरर लग रहा है। ए बी सी डी किसी में भी आपको एरर नहीं लग रहा? ओके चलिए देखते हैं। एक होता है गो टू, एक होता है गो फोर। यहाँ पर जो एरर है ना गाइस वो है आपका पार्ट सी में, और ये ना फ्रेजेस का एरर होता है। गो टू सिनेमा, थिएटर, स्कूल। अगर आपको स्कूल जाना है, टेंपल जाना है, ऑफिस जाना है, सिनेमा जाना है, थिएटर जाना है, तब आप गो के साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगाएंगे? टू। लेकिन अगर आपको कहाँ जाना है, आपको वॉक के लिए जाना है, तब आप कौन सी प्रेपोजिशन लगाते हैं? फोर लगाते हैं। कई बार क्या होता है ना, हम लोग रट लेते हैं कि गो के साथ टू आएगा, बिल्कुल आता है, लेकिन काफ़ी जगह पर गो फॉर भी आता है। जैसे कि अगर आपको किसी यात्रा पे जाना है तो गो ऑन जर्नी। ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें अगर आप सीखना चाहते हैं कि गो के साथ डिफरेंट प्रेपोजिशंस कौन सी आती हैं, तो मैं उसकी एक अलग से छोटी सी वीडियो बना के आपको समझा दूंगी। देखिए गो फॉर ए वॉक, गो ऑन अ जर्नी। अगर आपको टेम्पल, स्कूल, सिनेमा, थिएटर जाना है तब आप किसका यूज़ करेंगे? टू का। अगर आपको वॉक पे जाना है तो आप किसका यूज़ करेंगे? फॉर का। आपको जर्नी पे जाना है तो आप किसका यूज़ करेंगे? गो के साथ ऑन का। तो यहाँ कहाँ जाया जा रहा है? वॉक पे। तो टू की जगह पे हमें क्या डाल देना है? हमें फॉर लिख देना है, और वो बनाएगा हमारे आंसर को बिल्कुल सही। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, अपनी गैलरी में एक फ़ोल्डर बना लो। एक काम करो, अपनी गैलरी में एक अलग से फ़ोल्डर बना लो जिसमें आप लिख लो इंग्लिश मैटर, ठीक है, उसका नाम रख लो इंग्लिश सेक्शन, इंग्लिश मैटर, इंग्लिश पार्ट, कॉमन एरर, कुछ भी बना लीजिए, और वहाँ पर आपको ये सारे के सारे स्क्रीनशॉट सेव करने हैं। वैसे तो इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। देखिए चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड हेयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन। हियर वी गो। कॉमन एरर डे 5 का क्वेश्चन नंबर 8। एज देयर वाज नो टाइम, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं था, द रिमेनिंग आइटम्स, जो बची हुई चीज़ें थी, वर डेफर्ड इनटू द नेक्स्ट मीटिंग, वो नेक्स्ट मीटिंग तक पोस्टपोन कर दी गई। मतलब जो आज डिस्कस नहीं हो पाया वो चीज़ें नेक्स्ट मीटिंग के लिए पोस्टपोन कर दी गई। बताइए डेफर्ड, पहले मैं बता दूं, डेफर्ड का मतलब होता है टू पोस्टपोन, आगे के समय के तक के लिए टाल देना। जैसे आज 10 तारीख को एक मीटिंग है, उसमें सारी चीज़ें डिस्कस नहीं हो पाई, और 12 तारीख को एक मीटिंग होने वाली है, तो जो चीज़ें 10 तारीख में डिस्कस नहीं हो पाई उसको कब तक के लिए टाल दिया गया? 12 तारीख तक के लिए टाल दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया, उसी को कहते हैं डेफर करना। तो बताइए A B C D कौन से पार्ट में आपको एरर लगती है? सी पार्ट, सी पार्ट, ए पार्ट। ओके, ये भी बताइए कि सी में और ए में आपको मिस्टेक क्या लग रही है? बहुत ध्यान से देखिए, इजी क्वेश्चन है। ओके
वेरी नाइस। चलिए देखते हैं। आपका जो एरर है वो पार्ट सी में है, काफ़ी लोगों ने सही बताया। डेफर्ड का मतलब होता है कि काम को आगे के समय तक के लिए टाल देना, पोस्टपोन कर देना। बट डेफर्ड अपने साथ कौन से प्रेपोजिशन लेता है? फोर लेता है। काफ़ी लोगों ने कमेंट में बताया कि डेफर्ड के साथ टू आता है। जी नहीं, डेफर्ड के साथ ना टू आता है ना इन टू आता है। डेफर्ड के साथ क्या आता है? केवल और केवल फोर आता है। तो ये एक क्लासिक केस था किसका? फिक्स्ड प्रेपोजिशन का। फिक्स्ड प्रेपोजिशन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। फिक्स्ड प्रेपोजिशन से बहुत टाइप का क्वेश्चन आता है। चाहे तो आपसे कॉमन एरर पूछ लेते हैं, चाहे आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लेते हैं। तो अगर आपको फिक्स्ड प्रेपोजिशन पे एक बढ़िया सी क्लास चाहिए जिसमें मैं इंपॉर्टेंट फिक्स्ड प्रेपोजिशन कराऊं, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए। और चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि डेफर के साथ क्या लगती है प्रेपोजिशन? फोर लगती है। तो इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर वी गो। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन। देखिए, वी डेमोन्स्ट्रेटेड टू देम, हमने उन्हें डेमो देते हैं ना, डेमो करके दिखाया। हाउ वी वर प्रिपेयर्ड द आर्टिस्टिक पैटर्न, कि हमने जो आर्टिस्टिक पैटर्न था, जो हमने कला बिखेरी थी, कलाबाजी का एक पैटर्न बनाया था, वो कैसे बनाया था? बताइए कहाँ लग रहा है एरर? ए बी सी डी या ई? नो एरर भी हो सकता है। बताइए जी कहाँ है एरर? अच्छा, अब सबको नो एरर लग रहा है। अच्छा, ए पार्ट में। डी पार्ट में क्या एरर है? अच्छा, डी पार्ट में आप लोग बोल रहे हैं कि डी पार्ट में दा नहीं आएगा, आर्टिकल नहीं आएगा। ओके, बताइए क्या एरर लग रहा है? सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि जो सेंटेंस है गाइस वो किस में है। कैसे पता लगा? देखो, एक तो ईडी ये आया, एक वर ये आया। तो अगर ये पास्ट में नहीं होता तो हमें दो जगह चेंज करना पड़ता ना। अब जब हम दो जगह नहीं चेंज कर सकते, एक ही जगह चेंज होगा, तो मतलब ये वाली गलती तो नहीं है। कौन सी गलती नहीं है? टेंस की गलती नहीं, मतलब टाइम की गलती नहीं, पास्ट में ही चल रहा है। तो ये ए वाले पार्ट में तो कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि आपको गलती किस में लगी थी? आपको लगी थी डी पार्ट में, बहुत सारे लोगों को, कि दा नहीं आएगा। यहाँ एक स्पेसिफिक पैटर्न की बात हो रही है, यहाँ एक स्पेशल, एक विशेष पैटर्न की बात हो रही है। और जैसे ही आप किसी सेंटेंस में किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई करते हो, किसी भी चीज़ को विशेष बनाते हो, तब आपको उसके साथ दा लगाना ही पड़ता है। तो डी में भी एरर नहीं है। गलती कहाँ है ये देखो। वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। दे वर गोइंग टू हॉस्पिटल, वे हॉस्पिटल जा रहे थे। और यहाँ वर्ब के साथ क्या लगा है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगती है, लेकिन कब? पैसिव वॉइस में। अब उन्होंने खुद तैयार किया था ना, किसी के द्वारा उन्होंने तैयार नहीं करवाया था पैटर्न को, उन्होंने खुद तैयार किया था। तो सेंटेंस किस में है? सेंटेंस है आपका एक्टिव वॉइस में। जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो वर्ब के साथ V3 की जरूरत है ही नहीं, तो यहाँ से इस वर्ब को हटा देंगे। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे मैम वर्ब के साथ आईएनजी लगा दो। आपका जो सेंटेंस है पूरा वो तो किस में है? पास्ट इंडेफिनिट में। वो कैसे पता चला? ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो जब पूरा सेंटेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म से मिलकर बना है, पूरा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, कंप्लीट सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट यूज हुआ है, तो आईएनजी क्यों लगाएं? वो ये काम कर चुके थे ना, वो प्रिपेयर करने वाला, कर थोड़ी ना रहे थे। तो वर्ब को हटा देंगे और सिर्फ क्या क्या रह जाएगा? यहाँ पर प्रिपेयर रह जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह। आपको मैं वापस से बताती हूँ ये सेंटेंस। इस सेंटेंस में हमें क्या बताया गया है? हमें ये बताया गया है कि उन्होंने आर्टिस्टिक पैटर्न प्रिपेयर किया था। जैसे मैं कहूँ he went there, I'm so sorry, he went there, वह वहाँ गया था, वो खुद गया था ना, सब्जेक्ट ने काम खुद किया था, तो क्या आया? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ऐसे ही उन्होंने खुद प्रिपेयर किया था, तो वर्ब की तो जरूरत ही नहीं, केवल और केवल क्या हो जाएगा? ये
प्रिपेयर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन of today's session and this is the last question of today's class on your screen. Please बताइए क्या हो सकता है? If you would have informed me, I would have immediately taken some action against him. अगर तुमने मुझे इन्फॉर्म कर दिया होता तो उसके अगेंस्ट मैंने तुरंत ही कोई एक्शन ले लिया होता। बताइए A, B, C, D या नो एरर, क्या लग रहा है आपको? वेरी नाइस। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं ए में एरर है, कुछ बोल रहे हैं बी में एरर है। ओके, आप लोग को ए में एरर लग रहा है। ए बहुत सारे लोग ए में ही एरर बता रहे हैं। देखिए, आराम से देखिए, सेंटेंस को ज़रूर पता चलेगा क्योंकि बहुत सिंपल एरर है। देखिए भाई, यहाँ पर जो एरर है ना वो है कंडीशनल सेंटेंस का। अब जैसा कि हमने हमारी पहले की जो कॉमन एरर की 4 क्लासेस हुई हैं उसमें भी कंडीशनल सेंटेंस से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं? जब आप एक काम को पूरा करने के लिए कोई कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, कोई कंडीशन लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि अगर तुम तेज भागोगे तो रेस जीत जाओगे। अब तुम रेस जीतो, इसके लिए कंडीशन क्या है कि तुम तेज भागो। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें किसी काम को पूरा करने के लिए कंडीशन लगा दी जाए उसे क्या कहते हैं? कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, अब कंडीशनल सेंटेंस में 3-4 चीज़ें सीखने की होती हैं। हमारे सेंटेंस के लिए जो ज़रूरी है वो ये है इफ़ क्लॉज, मेन क्लॉज। अब ये क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। कंडीशनल सेंटेंस में किसी काम को पूरा करने के लिए जो कंडीशन लगाई जाती है वो वाला पार्ट तो क्या कहलाता है? इफ़ क्लॉज। और जो बाकी बचा हुआ पार्ट कहलाता है मेन क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ अगर मैं दिल्ली गया तो मैं मेरे दोस्त से मिलूँगा। अब मैं मेरे दोस्त से मिलूँ, इसकी कंडीशन क्या है? दिल्ली जाना। तो दिल्ली जाना तो क्या हो गया? इफ़ क्लॉज। और बचा हुआ हिस्सा क्या हो गया? मेन क्लॉज। अब अगर इस सेंटेंस की बात की जाए, इफ़ यू वुड हैव इन्फॉर्म्ड मी, अगर तुमने मुझे इन्फॉर्म कर दिया होता, आई वुड हैव इमीडिएटली टेकन सम एक्शन अगेंस्ट हिम, तो उसके खिलाफ मैंने ज़रूर कोई एक्शन लिया होता। अब मैं उसके खिलाफ कोई एक्शन लेता, इसके लिए कंडीशन क्या थी? भाई तुम मुझे इन्फॉर्म करते। तो इफ़ यू वुड हैव इन्फॉर्म्ड मी, ये तो क्या हो गया आपका? इफ क्लॉज। ठीक है जी। और आई वुड हैव इमीडिएटली टेकन सम एक्शन अगेंस्ट हिम, ये क्या हो गया आपका? मेन क्लॉज। यहाँ तक आप लोगों को चीज़ समझ में आ गई होगी। अब दूसरी चीज़ ये है, इफ़ क्लॉज में अगर हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो मेन क्लॉज में क्या डालेंगे? वुड प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है जी। अब ध्यान से अगर हम देखते हैं तो मेन क्लॉज में कौन सी वर्ब है? वुड हैव V3। यहाँ पर है वुड हैव टेकन। अगर आपके मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस में V3 है तो हमें इफ क्लॉज में क्या डालना है? हैड प्लस में V3। और इफ क्लॉज में दे क्या रखा है? वुड हैव प्लस में V3। इसको किस में कन्वर्ट कर दें? हैड प्लस में V3। तो वुड हैव को हटाएंगे और यहाँ क्या रख देंगे? हैड। V3 इन्फॉर्म्ड तो है ही। तो आपका पार्ट किस में था? ए में था। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही गैस किया है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। मैं वापस से बता दूं, कंडीशनल सेंटेंसेस वो होते हैं जब एक काम को पूरा करने के लिए कोई कंडीशन लगा दी जाती है। ठीक है जी। जो कंडीशन लगाएं वो तो इफ क्लॉज और बचा हुआ हिस्सा मेन क्लॉज। अगर इफ क्लॉज में हैड प्लस में V3 है तो मेन में क्या आएगा? वुड प्लस में हैव प्लस में V3। अब आपको एग्जाम में गलती कहीं भी मिल सकती है। ये देख के ये चेंज करवा सकते हैं, ये देख के ये चेंज करवा सकते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। जैसा कि इस सेंटेंस में आपको ये वाला पोर्शन दिया हुआ था और आपको चेंज क्या करना था? ये करना था। इसलिए हमने वुड हैव को हटा के यहाँ पर क्या रख दिया? हैड रख दिया।
आई होप आपको ये जो सेशन है, आज की क्लास है, पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसकी एक सेपरेट क्लास बनाऊंगी। तब तक के लिए फटाफट से मुझे थम्स अप दे के बताएंगे कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया, आपने एंजॉय किया, तो फटाफट से मुझे थम्स अप देंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। तो आपके रिस्पॉन्स से मुझे पता लग रहा है कि आप लोगों को सेशन पसंद आया, चीज़ें आपको समझ में आई हैं। हाँ, फिक्स प्रेपोजिशन काफ़ी बच्चों ने बोला है, तो फिक्स प्रेपोजिशन पे मैं ज़रूर क्लास करवा दूंगी। आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई हो। ऐसी ही और क्लासेस देखने के लिए इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और जितनी भी नई नई नोटिफिकेशन है आपके कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड से रिलेटेड, सारी आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर मिलती रहेंगी। आई होप आप सब अच्छे हैं, खुश हैं। टेक केयर।